हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष आरएच स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25। जी हाँ फ्रेंड्स, NMMS नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024-25 के लिए हम आज की इस वीडियो में साइंस विज्ञान की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपको आपका जो 1 दिसंबर को राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने टाइम वेस्ट किया, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय मिस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। वह प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन पर है आभासी प्रतिबिंब, बी ऑप्शन पर है वास्तविक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन पर है शुद्ध प्रतिबिंब और डी ऑप्शन पर है अशुद्ध प्रतिबिंब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर जाने वाला है वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पर क्या दिया हुआ है, आभासी प्रतिबिंब। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि जो है वो किस में संचरित हो सकती है। ए ऑप्शन पर है केवल वायु या गैसों में, और बी ऑप्शन पर है केवल ठोसों में, सी ऑप्शन पर है केवल द्रवों में, डी ऑप्शन पर है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो फ्रेंड्स, जो ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि किस में संचरित हो सकती है, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। इनमें तीनों में जो है ध्वनि संचरित हो सकती है। तो डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो सर्पी घर्षण है, सर्पी घर्षण वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है नर के शरीर में, मादा के शरीर में, नर के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा पुस्तक में, रेड डाटा पुस्तक में क्या रखा जाता है। तो ए ऑप्शन पर है सभी जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, बी ऑप्शन पर है सभी पादपों का रिकॉर्ड रखा जाता है, सी ऑप्शन पर है सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, डी ऑप्शन पर है सभी तत्वों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा पुस्तक होती है, इसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक में सभी संकटापन्न पशुओं, जीव जंतुओं की स्पीसीज अर्थात जो खतरे में आती हैं उनका रिकॉर्ड सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसलिए हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन है, दहन के लिए वायु में आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आग जलती है, दहन होता है, इसके लिए वायु में क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, दहन के लिए जो आवश्यक गैस है वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये आग नहीं जलेगी, मतलब दहन नहीं हो सकता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। तो ए ऑप्शन पर है फास्फोरस, और हमारा बी ऑप्शन पर है जिंक, सी ऑप्शन पर है सल्फर, डी ऑप्शन पर है ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, तो वो बदला जा सकता है जिंक को। जी हाँ फ्रेंड्स, जिंक को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक है, यूरिया कैसा उर्वरक है। ए ऑप्शन पर है नाइट्रोजनी, बी ऑप्शन पर क्या है, स्फुरी, सी ऑप्शन पर है पोटेशिक और डी ऑप्शन पर है संयुक्त। तो फ्रेंड्स, जो यूरिया है, यूरिया कैसा उर्वरक है, यूरिया जो है नाइट्रोजनी उर्वरक है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। जल की कमी के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। ए ऑप्शन पर जल संसाधनों का कुप्रबंधन, बी ऑप्शन पर अत्यधिक वर्षा, सी ऑप्शन पर बढ़ती जनसंख्या और डी ऑप्शन पर औद्योगिकरण में वृद्धि। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है वो अत्यधिक वर्षा। ये जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है। अत्यधिक वर्षा कैसे हो सकती है जल की कमी के लिए उत्तरदायी। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर अत्यधिक वर्षा होगी तो जल की कमी ही नहीं होगी। और ये जो है जल की कमी के कारण क्या है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण से इनसे जो है जल की कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन पर है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन पर है उत्तल दर्पण और सी ऑप्शन पर है हमारा समतल दर्पण, डी ऑप्शन पर है
आवर्धक दर्पण। तो फ्रेंड्स जो दंत विशेषज्ञ मतलब दांतों के डॉक्टर होते हैं, दंत विशेषज्ञ होते हैं, इनके द्वारा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वो किया जाता है हमारा अवतल दर्पण का। हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। और हाँ फ्रेंड्स, आपको जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आपको इसको एंड तक वॉच करना है, क्योंकि इसमें से ही आपके क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय मिस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसकी और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी चैनल पर NMMS एग्ज़ाम प्रिपरेशन नाम से जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें बहुत सारे जो है वीडियोस अपलोड किए गए हैं राष्ट्रीय मिस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए गए हैं, उन्हीं का वीडियो बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको उन सभी क्लासेस को ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि उन्हीं से आपका 70 से 80% पेपर आने वाला है। तो इससे आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, केवल आपको उन सभी वीडियोस को वॉच करना है, तो उनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को जो आप सुनते हैं और देखते हैं तो इससे जल्दी याद होता है। आपको पूरी प्लेलिस्ट को वॉच ज़रूर करना है। इसमें इससे कोई मतलब नहीं रहता कि ये इसी साल का वीडियो है, और उसमें जो है पिछली साल की वीडियोस भी हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, उन्हीं से आपकी जो है पेपर आने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, और हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अलवर जल वर्ष मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अलवर जल वर्ष मनाया गया था, वो कब मनाया गया था? वर्ष 2008 में, वर्ष 2011 में, वर्ष 2010 में, या फिर वर्ष 2003 में? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अलवर जल वर्ष मनाया गया था, वो कब मनाया गया था? यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2003 में, वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन है नीलत होता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जो नीलत होता का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 या फिर MgSO4, FeSO4 या फिर AgSO4। तो फ्रेंड्स, जो नीलत होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम नीला कशिश भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अमरवेल उदाहरण है, अमरवेल जो है वो किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन पर है स्वपोषी का, बी ऑप्शन पर है परजीवी का, सी ऑप्शन पर है हमारा मृतजीवी का, और डी ऑप्शन पर है परपोषी का। तो फ्रेंड्स, जो अमरवेल होता है, अमरवेल किसका उदाहरण है? ये परजीवी का उदाहरण है। हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परजीवी का। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये किससे बनते हैं? तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? गर्म और आर्द्र, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क, निम्न तापमान, अत्यधिक वर्षा। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो होगा ए ऑप्शन, गर्म और आर्द्र। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्म और आर्द्र जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 16वां क्वेश्चन क्या दिया है? मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। कौन सी मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है? ये ऑप्शन पर है मृण्मय मृदा में, बी ऑप्शन पर है बलुई मृदा में, और सी ऑप्शन पर है दुमटी मृदा में, और डी ऑप्शन पर है ये सभी। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बलुई मृदा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बालू वाली मृदा बलुई मृदा होती है, इसमें मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, इसलिए हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बलुई मृदा में जो है कणों का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? मतलब जो सूत्र दिया है कौन सा सही है? चाल बराबर समय बटे दूरी होती है, या चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी गुणा समय होता है, या चाल बराबर 1 बटा दूरी गुणा समय। तो फ्रेंड्स, ये तो लगभग सभी जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप का जनन भाग होता है पत्ती, पर्ण, तना, जड़, मूल या फिर पुष्प। जो पादप होता है, पादप का जनन भाग कौन सा होता है? इसका जनन भाग होता है पुष्प। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पुष्प जो है पादप का जनन भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, पैरेन्काइमा।
तो फ्रेंड्स जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जाइलम। जाइलम कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन पर है जॉन डाल्टन ने, और बी ऑप्शन पर है थॉमस अल्वा एडिसन ने, सी ऑप्शन पर है विलियम हार्वे ने, और डी ऑप्शन पर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो फ्रेंड्स रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने क्या है, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की थी वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने। इनका जन्म कब हुआ था? विलियम हार्वे का 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की जो है खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन क्या है? झंझा का नेत्र कहते हैं। झंझा का नेत्र किसे कहते हैं? ए ऑप्शन पर है चक्रवात का केंद्र, बी ऑप्शन पर है सघन वर्षा, सी ऑप्शन पर है सघन बादल, और डी ऑप्शन पर है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो झंझा का झंझा का नेत्र होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चक्रवात का केंद्र। चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे हम झंझा का नेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। खाने के सोडे के रूप में कैसे उपयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है NaHCO3। बी ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है सूचक, लवण, अम्ल या फिर क्षार। जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेनों से क्या निष्कर्षित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इनसे निष्कर्षित किया जाता है वो है अम्ल। लाइकेनों से अम्ल निष्कर्षित किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक, ऊंट, बकरी, घने बाल वाला कुत्ता। तो फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो फ्रेंड्स घने बाल वाला कुत्ता, इससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस संग्रहित होता है। पित्तरस कहाँ पर संग्रहित होता है? ए ऑप्शन पर है अग्न्याशय, बी ऑप्शन पर है अमाशय, और सी ऑप्शन पर है पित्ताशय, और डी ऑप्शन पर है यहाँ पर शायद क्षुद्रांत होता है। तो यहाँ पर क्या है? पित्तरस संग्रहित होता है। पित्तरस कहाँ पर संग्रहित होता है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है, और सी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं थ्रेसिंग, निष्पादन, हस्तचयन या फिर बाष्पीकरण। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पर क्या है? थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ये ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पुष्प के स्थानांतरण कहलाता है। पुष्प का स्थानांतरण क्या कहलाता है? निषेचन, परागण, प्रकीर्णन या फिर मुकुलन। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, परागण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? मतलब हमको ये 4 वाक्य, वक्तव्य, कथन, कुछ भी कह सकते हैं, दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से बताना है कौन सा हमारा कथन सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है। तो इनको हम बहुत ध्यान से इन चारों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन पर है, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये तो सही है। बी ऑप्शन पर है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये ही जो है गलत कथन, असत्य कथन है। और वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये हमारा असत्य कथन है। तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि वन में पादप और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बेरी नामक रोग होता है निम्न की कमी से। जो बेरी नामक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन पर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो फ्रेंड्स जो बेरी नामक रोग होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। मानव में बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें मांसपेशियों में दर्द होता है और पेट फूलता है। इसके उपचार हेतु अच्छा एवं संतुलित भोजन जिसमें विटामिन B1 हो, जैसे मटर, सेम, अंडे, हरी सब्जी एवं चावल अन्न के बाहरी छिलके में पाई जाती है। तो बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा 30वां क्वेश्चन, इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं इन्हें कहते हैं। इस प्रकार की जड़ तंत्र जिसमें सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं उसे मूसला जड़, झकड़ा जड़ या पार्श्व जड़ या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उसे कहेंगे हम झकड़ा जड़। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 31वां क्वेश्चन क्या है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, हिंज संधि, कंदुकलिका संधि या फिर धुराग्र संधि या फिर अचल संधि। तो फ्रेंड्स गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को हम कहते हैं धुराग्र संधि। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इनमें हमको 4 परिवर्तन दिए गए हैं, इनमें से बताना है हमें कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। ये ऑप्शन पर है कागज को मोड़ना, गुब्बारे से हवा निकालना, कपड़ा सिलकर शर्ट बनाना या फिर जंग लगना। तो फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन क्या है जिसकी रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन क्या है, जंग लगना, क्योंकि जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दहन एक क्रिया है, ऑक्सीकरण, अपचयन, वियोजन, संयोजन। दहन मतलब जो आग जलती है वो कौन सी क्रिया है, कैसी क्रिया है, तो फ्रेंड्स वो एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च शोषण के समय पसलियाँ क्या होता है, पसलियों का नीचे की ओर गति करती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और बी ऑप्शन पर प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन पर है वाष्पीकरण, डी ऑप्शन पर है क्रिस्टलीकरण। तो फ्रेंड्स लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम जो कहलाता है वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, आपको जो NMMS एग्ज़ाम प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।